बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज सियासी साइड पर बिलखुसूस नेशनल असेंबली के इजलास से पहले एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जो कि शायद किसी भी शख्स ने नहीं सोची हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि वजीर आजम के इमरान खान साहब के शाना बशाना हर मौके पर खड़े रहे। जब कोई मसला हुआ तो परवेज खटक साहब को भेज दिया जाता था, चाहे वो कराची के पीके हो या कोई और मसला हो। परवेज खटक साहब हमेशा वजीर आजम साहब के साथ नजर आए। उनके बहुत सारे टिप्स चल रहे थे। महमूद खान साहब से, सीएम के पीके से उनकी नहीं बनती थी, आतिफ साहब से नहीं बनती थी उनकी, शाहराम साहब से नहीं बनती थी उनकी, शाह फरमान साहब से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वजीर आजम साहब के साथ खड़े रहे। आज पार्लियामेंट्री मीटिंग होनी थी इजलास से पहले, जिस इजलास के अंदर फाइनेंस बिल जो है अभी भी उसके ऊपर बातचीत चल रही है और मोस्ट प्रॉब्ली बड़े आराम से पास भी हो जाएगा, तमाम चीजें स्मूथली हो भी जाएंगी। इसलिए क्योंकि जो तरामीम अपोजिशन ने दी थी उसके अंदर तरामीम की फेवर के अंदर 150 वोट थे और जो उसके हक में फेवर नहीं थे, जो उसकी मुखालिफत में फेवर थे, वो 168 थे। ऐसी सूरत हाल में अभी जो है वो थोड़ी देर पहले स्पीकर साहब ने जब नोज की बात की कि नोज ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर है, तरमीम के खिलाफ ज्यादा है, तो उसके ऊपर अभी भी ऑपोजिशन सरापा एहतजाज बनी हुई है। और अब रूल्स के ऊपर बात हो रही है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के जो रूल्स होते हैं उसका रूल्स पढ़ के ऑपोजिशन ने भी सुनाया कि देखें जी, आप तो बिल्कुल बुलडोज कर रहे हैं। और स्पीकर साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ऐन रूल्स के मुताबिक कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले की जो सूरत हाल बनी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि परवेज खटक साहब के बारे में आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने इमरान खान साहब की क़यादत को चैलेंज किया हो। कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने इमरान खान साहब की लीडरशिप से जो है वो इनहराफ किया, और ना कोई ऐसी खबर आई कि उन्होंने लड़ाई की तरफ मामले को लेकर जाने की कोशिश की हो। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट्री मीटिंग से परवेज खटक साहब बाहर निकले, उस बाहर निकलने के बाद ही चहमगोइयां शुरू हो गई। ऐसे में ज़राए ने हम लोगों को कुछ बताया अंदर के अहवाल। बात यह हुई थी कि हमाद अजहर साहब से भी गैस के मामलात के हवाले से पूछा गया। हमाद अजहर साहब बोलने की कोशिश की तो परवेज खटक साहब ने सीधा बोल दिया कि मैं वजीर आजम साहब से बात कर रहा हूं। उसके बाद शौकत तरीन भी मुझे काबीना में मुतमईन नहीं कर सके, ये भी शिकवा था परवेज खटक साहब का। ना सिर्फ ये, वजीर आजम साहब से शिकवा करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस में पाबंदी है, गैस के ऊपर पाबंदी असल इशू था। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और ऊपर से हम लोगों को गैस और बिजली मिलती भी नहीं है, ये भी उनका शिकवा था। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे, जिसके ऊपर बाद में कुछ इसकी क्लैरिफिकेशंस आई कि ये नहीं बोला था, ये बोला था कि हम वोट जमा नहीं कर सकेंगे या हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है। गैर मुंतखब लोगों के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ इशारा जाता है। एक तो शहबाज गिल साहब बड़े आस पास होते हैं, उनसे बहुत सारे उन रहनुमाओं को जो इमरान खान साहब के करीब हुआ करते थे बड़ा इशू है। इसके ऊपर वजीर आजम साहब ने, जो जराए बता रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर यह कहा कि आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। और ये वही तरीका है वजीर आजम का जो आपको कोयटा के अंदर हजारा कम्युनिटी वाला मामला याद है, उस टाइम पे भी वजीर आजम ने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मुझसे आराम से बात करें, डिस्कस करें, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं। अब किसी और को हुकूमत देने की तरफ दो तरफ इशारे थे, एक तो अपोजिशन को बुला लें या फिर इसी जमात में से किसी और को हुकूमत दे देते हैं। मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, मेरा कोई जाती मफाद नहीं, मैं जायदाद बनाने नहीं आया। इसके बाद मेरा कोई कारखाना नहीं है, मेरी कोशिश मुल्की मफाद को की तरफ जाना है और या उसकी तरफ बढ़ना है। अब जब परवेज खटक साहब निकले हैं तो उस टाइम पर उनसे मीडिया ने कुछ सवाल किए। उन सवालों के जवाब में उन्होंने क्या फरमाया, पहले वो सुन लीजिएगा। मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। गैस की बात हुई है, अगर गैस की बात हो प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसका इख्तिलाफ ना लाइए। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवेज खटक साहब ने किसी भी तरीके से बात नहीं की कि मैंने कोई बात नहीं की, कोई मसला हुआ ही नहीं, मामला बिल्कुल ठंडा है, कोई इशू ही नहीं है। या उन्होंने कहा मैं तंबाकू नोशी के लिए बाहर आ गया जो कि मुजरे सेहर थे, और बात जो हुई है वो बेसिकली गैस के हवाले से हुई है। लेकिन उसके बाद परवेज खटक साहब को जो मेरे जराए बता रहे हैं वो ये कि तल्ख कलामी तो हुई, तल्ख कलामी होने के बाद जो मामला आगे बढ़ा तो उसके बाद मीडिया के ऊपर आ गया। जब मीडिया के ऊपर रिपोर्टर्स ने एज इज तमाम स्टेटमेंट्स को बताना शुरू किया तो बाकायदा वजीर आजम ने और बाकायदा पीटीआई की लीडरशिप ने परवेज खटक साहब को बुलाया और ये कहा कि आप इस मामले को अब रफा दफा करें। ये मीडिया के ऊपर बहुत ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, बहुत बड़ा मामला बन गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी
आगे जो अभी इजलास होना है उसके अंदर भी मसला आएगा और आने वाले वक्तों के अंदर भी मसला आएगा और ऑपोजिशन भी अपने पर तोल रही है। ऐसे में परवेज खटक साहब बाहर आते हैं और इसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं। वो फरमाते हैं मेरी पार्टी का अंदरूनी बात है, मैंने कोई सख्त बात नहीं की है, मैं वजीर आजम साहब के खिलाफ कोई सख्त बात नहीं कर सकता। मेरा सवाल था जो हमारी गैस की स्कीमें हैं वो चलनी चाहिए, हमारा पहला हक बनता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि वोट नहीं दूंगा। इसके साथ साथ वजीर आजम के खिलाफ ना हूं, ना हो सकता हूं और ना सोच सकता हूं। उस गुफ्तगू के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि परवेज खटक साहब के आसपास जो शहबाज गिल साहब थे, मुराद सईद साहब थे, उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो चेक रखने आए हैं कि जो परवेज खटक साहब से बात हुई है वो वही बात कर रहे हैं मीडिया से या नहीं कर रहे। कुछ इस्तराब का शिकार थे, कुछ बेचैनी हम लोगों को नजर आ रही थी। ये तमाम गुफ्तगू करेंगे और आज साथ ही साथ हम बात करेंगे फाइनेंस बिल के हवाले से भी। एमक्यूएम की तरमीम को एक्सेप्ट किया गया, बाकी सारी तरमीम रिजेक्ट कर दी गई। इसके अंदर एक तरमीम ऐसी भी थी जो फाटा के हवाले से थी, जिसके अंदर फाटा के पीटीआई के अपने मेंबरान भी थे। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे उनका भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ और पार्लियामेंट से पहले क्या हुआ। जो पार्लियामेंट से पहले हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हम लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन धाक में बैठी हुई थी कि किसी तरीके से हम झपट्टा लगाएं और हुकूमत को के बुर्ज को गिरा दें। और हुकूमत का बुर्ज वैसे तो नहीं गिर सकता था अनटिल अनलेस अंदरूनी मामलात गड़बड़ ना होते, और अंदरूनी मामलात के गड़बड़ होने पे ऑपोजिशन बड़ी खुश नजर आ रही है। आज हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब, कादर मंदोखेल साहब ने भी होना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, लेकिन वो नहीं आ सके, अभी तक पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब पीएमएलएन के, उन्होंने अपने जो है वो वादा बड़ा वफा किया है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब जर्नलिस्ट हैं और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब अ वेरी वेल नोन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। आज पार्लियामेंट में मैंने सुना है कि आप समेत बहुत सारे लोग प्ले कार्ड्स लेकर गए हुए थे। जो तवक्को लगाई हुई थी आप लोगों ने कि मामला जो है वो काफी गर्मा गर्मी की तरफ जाएगा, वो तो ऐसा नहीं हो सका। अभी तक वोटिंग चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली तो बात यह है कि आज तो मैं समझता हूँ कि सारा दिन एक भरपूर दिन था, इस लिहाज से कि अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थीं, सिर्फ सेशन ने असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर हर जगह सरापा एहतजाज बनी हुई आपको नज़र आई होंगी। ये आज का दिन स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है 10-11 बजे से असम्बली के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोटेस्ट अलग चल रहा था, पीपल्स पार्टी का था, JUI का था, उसके अलावा एक हज़ारा का सूबा की तहरीक बनाने वाले जो लोग हैं उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये आज पूरा दिन, और आपको पता है कि जो इस्लामाबाद, पिंडी और कुछ लोग जो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए महंगाई के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, इस काले कानून के ख़िलाफ़, जिसको बड़े फ़ख्र के साथ, जिस मैं समझता हूँ कि ये तमगा जो अपने माथे पर जो है वो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म का अपने माथे पर ये टीका सजाने के लिए आज ये पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसके लिए आज शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खान अब्बास साहब और मौलाना असद साहब जो हैं, मतलब इन तमाम ने, और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, मैं भी उधर मौजूद था। मकसद ये है कि ये हमारे अरकान असम्बली मौजूद थे। असम्बली के बाहर की मैं बात आपको बता जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा भरपूर प्रोटेस्ट भी किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब भी किया और हर पहलू का अहाता किया। देखिए, दूसरी बात यह है कि असम्बली के अंदर आज प्रोटेस्ट हुआ है, प्ले कार्ड्स लेकर गए हैं, प्ले कार्ड्स उठा के खड़े भी रहे। लेकिन बात यह है कि आज आपने देखा, आज इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे भी असम्बली में मौका मिला जो है वो बात करने का, और मैंने, मतलब है कि मैंने भी उस पर खड़े होकर बात की। जाहिर है ये तो वो कानून है, और मैंने स्पीकर को और मैंने तमाम अपोजिशन के और जो तमाम हुकूमती अरकान थे
उनको भी कहा, हमने कहा कि देखें आप अपने इलाकों से मुंतखब होकर आए हैं, जिस तरह से कि आज अभी इंट्रो में परवेज़ खटक का वाक़या बता रही थी कि उन्होंने अंदर और बात की, बाहर आकर वो मुकर गए और वो और पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा कि कल को आप हलकों में कैसे जाएंगे जब आप हर किसान की हर आइटम पर टैक्स लगा देंगे, जब आप एलईडी लाइट पर टैक्स लगा देंगे, जब आप पेट्रोल और गैस और बिजली और देखें 20 और 17% तो मैं समझता हूं कि ये तो बड़ा स्टेट हर चीज़ पर टैक्स है। ये सब जो आप वो लिस्ट मंगवाएं और जो वजीर ख़जाना कह रहे थे कि ये जी फलां आइटम निकाल दिए, वो 2-4 आइटम निकालनी, ये सैकड़ों में आइटम्स हैं, सैकड़ों में आइटम्स हैं। अली साहब वो कहते हैं कि अभी हमारी परसों इनसे मुलाकात भी हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, एसबीपी के गवर्नर भी बैठे हुए थे उधर ही, ब्रीफिंग थी हम लोगों की, हमाद अजहर भी उधर ही थे। वो बड़े वाजे हैं इस बात पे कि देखिए हमारा सिर्फ 2 अरब का जो बर्डन है वो एक आम आदमी पड़ेगा, बाकी सारा का सारा 370 के अंदर से 368 जो है वो बाकी लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि 112 अरब जो है वो इंपोर्टेड मशीनरी के ऊपर है और बाकी जो है वो 160 अरब फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर है, 71 अरब जो है वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर है और ये भी रिफंडेबल है। बल्कि मुझे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा। फारूक साहब, एक तो बार हाँ फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि इसका तो बर्डन पड़ना ही नहीं है किसी आम गरीब आदमी के ऊपर, ये तो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, इनपुट एंड आउटपुट को बैलेंस करने का तरीका है, वैट और आपके जो जीएसटी है उसको बैलेंस करने का तरीका है, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। तो फिर ऐसा क्यों कि परवेज खटक जैसा वो मेंबर जो कि वजीर आजम साहब के साथ खड़ा रहा, वो आज ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये गड़बड़ हो गई है या अब चलना मुश्किल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, आपको पता वो और उनके कोई 1-2 स्पोक्समैन हैं, वो एक टेक्निकल स्पिन तो देते हैं ना अपने इस मिनी बिल को जस्टिफाई करने के लिए। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि माचिस हो गया, इन्फेंट मिल्क हो गया, ये तमाम इनके ऊपर जो बेकरी आइटम्स हैं इनके ऊपर अगर आप ये सारा जीएसटी टैक्सेस लगा रहे हैं नहीं फारूक साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें परसों ही ब्रीफिंग में बताया था कि ये दूध के ऊपर, बेकरी आइटम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर से टैक्स जो लग रहा था वो खत्म हो गया। चलो जी, अगर वो खत्म कर दिया अच्छी बात है, लेकिन क्यों उन्होंने किया है? अवाम का प्रेशर, ऑपोजिशन का प्रेशर, सो इट इज गुड, इट इज वर्क फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि खटक साहब के हवाले से पहली बात तो ये है कि खटक साहब मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर हैं, पिछले 3 साल से मैंने तो कभी उनको डिफेंस मिनिस्टर के रोल में उस तरह तो कभी देखा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चले मानते हैं अच्छा है कि एक पार्टी के अंदर जमहूरी प्रोसेस है कि इंटरनल डिसेंशन है, लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं इमरान खान के सामने। वो नहीं है कि जिस तरह बाकी पार्टीज में लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो शरीफ लीड फैमिली या जरदारी फैमिली के खिलाफ बात करें। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर वाकई एक इंटरनल डिसेंशन का मामला शुरू हो गया है और इस हद तक कि कल वो ये कह रहे थे कि हम अपने जो नाराज लोग हैं उनको हम अब बनाने की कोशिश करेंगे जब बिल के ऊपर जिस तरह आज वोटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, तो शायद वो कामयाब हो गए। लेकिन ये ऑपोजिशन जहां फेल हुई है कि ये इनकी पूरी कोशिश थी कि जीडीए हो जाए, इनकी जो इत्तेहादियां हैं जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलक्यू, उनको भी ये इनको काफी गैरत उन्होंने दिलाई कि जनाब ये बिल जो है ये कल को आपके गले पड़ जाएगा, आप कैसे जाके वोट लेंगे लोगों से जब महंगाई का इतना सैलाब आएगा। तो लेकिन आप देखें कि अभी तक तो ये लग रहा है कि इनके इत्तेहादी जो है वो इनके साथ स्टैंड कर गए हैं, बल्कि शायद ऑपोजिशन के कुछ मेंबर, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, शायद वो आज नहीं आए, वो भी अभी पता लग जाएगा जो कल से खबर चल रही थी। परवेज खटक साहब के बारे में याद रखें कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे बिल्कुल उन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा इमरान खान का साथ दिया है, लेकिन लेटली हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि मोस्ट रिसेंटली इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब उनके कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे वो हार गए और ये काफी क्राइसिस हुआ लोकल गवर्नमेंट में। पीटीआई जो है उसको काफी उसकी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है और इसमें परवेज खटक साहब अभी कल चंद दिन पहले क्या खबर आई कि उनके जो 2 नेफ्यू हैं गालिबन उन्होंने पीएमएल को ज्वाइन कर लिया। चलो अच्छा है, जमहूरी प्रोसेस है, लेकिन खटक साहब भी उन लिस्ट में मेरा ख्याल है शायद आ रहे हैं। जिस तरह अहमद जवाद साहब पिछले चंद दिनों से एक तो जस्टिस वजूद साहब वो खुल के बोले, उसके बाद चले वो तो पता ही था शुरू से,
और उसके बाद पहले अकबर असद बाबर, आप अहमद जवाद साहब ने जो पिछले 4 दिन से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लगता है उन्होंने तो पीटीआई के खिलाफ बगावत कर दी है। सही। और ये ऐसी चीज पीटीआई में पहले नहीं हुई थी। सो इट इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि उनके पार्टी के अंदर लोग जो है अब वोकल हो गए हैं, दे आर नॉट गोइंग विद द ठीक, पॉलिसीज। अच्छा ये कॉज ऑफ कंसर्न, ये कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के सवाल को जन्म दे रहा है। कामरान यूसुफ साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक का जब सवाल किया गया परवेज खटक साहब ने तो ही रिजेक्टेड इट, लेकिन हम देखते आए फॉरवर्ड ब्लॉक कभी अनाउंस करके थोड़ी बना करता है या ये बता के थोड़ी बना करता है कि हाँ मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने लगा और मेरे साथ बहुत सारा एक जम्मे गफीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के अराकीन का जो कि एक इख्तलाफी सिचुएशन के अंदर आ गया है बाकी जमात के साथ। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, कंसिडरिंग कि जहांगीर तरीन साहब के साथ पहले ही बहुत सारे लोग हैं और जहांगीर तरीन साहब अभी हाल में साद रफीक साहब के जो है वो साहबजादे की शादी के ऊपर भी थे और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये भी कहा कि जहाज तो किसी भी रुख जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है या बन रहा है या बनने वाला? मेरे ख्याल में सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता और ये मुमकिन भी है, लेकिन जो परवेज खटक वाली आज वाली एपिसोड है मैं इसको एक जरा पॉजिटिवली देखता हूँ। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जमहूरियत में, या जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं उनके इर्द गिर्द एक दरबारी लोग हमेशा बैठे रहते हैं, हर दफा तारीफें करते हैं। ये जो बंद कमरे के इजलास होते हैं, तो अगर आपके पार्टी की किसी मेंबर को आपकी पार्टी से इख्तिलाफ है तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि आपको ये बात कहनी चाहिए। होता हमारे यहाँ ये है कि हम अपने जो वज़राए आज़म हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको हकीकत नहीं बताते, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तो इसको तो एक तो इस पॉजिटिव तरीके से देखें। दूसरा, जो अल्टीमेट नंबर है ना, अब लग तो ये रहा है कि मिनी बजट तो पास हो जाएगा, बावजूद इसके कि परवेज खटक साहब ने जो भी नाराजगी का इजहार किया, वोट तो उन्होंने फिर भी इस मिनी बजट को वो दे रहे हैं और उनके इत्तेहादी जितने उनके कंसर्न्स हैं अभी भी उनके साथ हैं। तो इमीडिएटली बेशक आपकी जीत जो है वो एक वोट से ही हो, एक गोल से हो या एक विकेट से हो, होती तो जीत है। और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जाता है कि बावजूद इसके कि इतने क्राइसिस के, इतनी महंगाई के बावजूद फिलहाल वो सरवाइव कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, हमारी पॉलिटिक्स में हमेशा एक बात याद रखें कि जो कल्ट पॉलिटिक्स है ना, जिस तरह भुट्टो फैमिली है या अभी इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब से जो लोग अलग होंगे मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी इतनी बेहतर सर्वाइवल होगी। ऐसे ही मुमकिन है कि जहांगीर तरीन की आपने बात की, परवेज खटक की आपने बात की, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कोई और जमात या तो ज्वाइन कर लें, पीएमएलएन को ज्वाइन कर लें या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, तब वो उनकी सर्वाइवल है। वो अलग से अगर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे और उसके नतीजे में कोई इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, मुझे उस तरह का सीन नजर नहीं आता। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा ख्याल है कि अभी तक आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। और इसमें ऑपोजिशन ने जो भी आज एहतजाज किया, ये एक रिवायती तौर का एहतजाज है। ऑपोजिशन भी मुझे बिखरी हुई नजर आती है, वो चाहती है कि खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे इमरान खान, तो ठीक है, उनके पास अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई गेम प्लान है कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट को टफ टाइम दे या उनको डिसलॉज करें। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि एक तरफ हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है, देखें आपकी अपनी गड़बड़ें हैं, अगर आप अपने आप को ही खराब करेंगे तभी आप जो है वो गड़बड़ में आ सकते हैं या वीक हो सकते हैं। ऑपोजिशन आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकती। अली साहब, आपने ऑपोजिशन को भी, यानी आप तमाम जमातों ने इस पॉइंट पे पहुंचा दिया है कि सारे कह रहे हैं कि अगर दुश्मनी करनी है तो पीटीआई ने आपस में करनी है, तभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑपोजिशन का कोई काम नहीं है सवाए ज़बानी जमा खर्च। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, जितना मैं समझता हूँ कि पिछले पूरे 3-4 साल से जो इमरान न्याजी साहब जो अपोजिशन करते रहे, वो एक स्पॉन्सर्ड अपोजिशन थी और सारों को पता है कि उसके स्पॉन्सर करने वाले कौन थे। देखें, गुजारिश ये है कि स्पॉन्सरशिप की कोशिशें आप लोगों की तरफ से नहीं होती? नहीं, मुलाकातें, जाना आना। नहीं, देखें, बात ये है कि एक बड़ी सिंपल बात है कि अगर इस टॉपिक पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बातचीत की जाए, ओपन बैठकर की जाए, सरे बाजार की जाए या किसी भी जगह पर बात की जाए, कानून और आइन की बालादस्ती की, वोट की इज्जत की, लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है। अगर एक बंदा ज्यादती कर रहा है तो उसे कोई तो कहेगा कि भाई ज्यादती से रुको। उसका मकसद ये नहीं होता कि हर बात का मकसद यही होता है कि कोई डील हो रही है। तो हम तो बांगे हम तो बांगे दोहल, वो तो जाहिर है ना पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। जो बंदा 4 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा है,
जो बंदा ऑपोजिशन लीडर, आप उसको कह रहे हैं कि सीवी है हमारे पास, सीवी हमारे पास है तरक्याती कामों की, सीवी हमारे पास है डिलीवर करने की, सीवी हमारे पास है पाकिस्तान में खुशहाली लाने की। इनके पास किस चीज़ की सीवी है? इनके पास BRT पेशावर की सीवी है, इनके पास अद्वियात में फ्रॉड करने की सीवी है, इनके पास कोरोना का फंड खाने की सीवी है, ये सीवी है वो तो आज तो वो शौकत तरीन साहब कोविड के हैंडलिंग की इतनी अच्छी तारीफें कर रहे थे, आप उनको बुरा कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात क्लियर कर ये तो इनके ऑडिट पैरस मैंने तो नहीं बनाए ना, इन्हीं के जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्हीं ने बनाया ना कि इसमें करप्शन हुई है। ठीक, अच्छा मुझे ये बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ऑपोजिशन जो है उससे पहले हल्की फुल्की मौसीकी कर रही थी, लेकिन पिछले नवंबर से लेकर अब तक ऑपोजिशन हमें ज्यादा जोश में नजर आ रही है, जरा ज्यादा वलवले के साथ आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे का इंतजार तो बाकी भी करते हैं ना, या सपोर्ट कम होने का इंतजार, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। आपने अपने पिछले सवाल का जवाब मेरे इस सवाल में खुद दे दिया है कि ऑपोजिशन वलवले से आगे बढ़ रही है। ऑपोजिशन यकीनी तौर पर ये फाइनल राउंड खेला जा रहा है। अच्छा। मतलब है कि आपको पता है कि एक वो हुकूमत जो मांगे तांगे की हुकूमत थी, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी, जो वोट चुरा कर आई थी, जो RTS सिस्टम की पैदावार थी, अब उसको घर भेजना है, उसके इज्जत और एहतशाम के साथ उसको जश्न मना के भेजना है घर, उसको इस तरह से भेजना है कि आइंदा वो किसी ऐवान में वोट चोरी करके ना घुस सके, उन एलिमेंट्स को ऐवान से निकालना है जो वोट चुरा कर आए हैं। तो उसके लिए यकीनी तौर पर अपोजिशन बिल्कुल, अगरचे PDM के साथ पीपल्स पार्टी मतलब PDM में शामिल नहीं, लेकिन आप देख लें कि इस एक पॉइंट पर तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं कि ये एक जो है मतलब गैर मुंतखब शुदा हुकूमत है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और इसको घर जाना चाहिए। ठीक है, चले अभी इश्क के इम्तिहान भी हैं ऑपोजिशन भी। जी वेरी क्विकली इमरान, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जो ऑपोजिशन जो बात कर रही है ना, ये बिल्कुल बज़ाहिर बिल्कुल ये बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिनी बजट और IMF। इनके पास एक मौका था कि गवर्नमेंट को मजीद टफ टाइम दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कानून के तहत ये जो मिनी बजट है इसकी एक कॉपी सेनेट के पास भी जाती है। तो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में जब ये गया बिल, तो उनके पास मौका था और ऑपोजिशन लेड सेनेटर तला महमूद उसको लीड करते हैं, 14 दिन तक वो होल्ड कर सकते थे, इसको और टफ टाइम दे सकते थे। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी उसमें नहीं आए, सेक्रेटरी फाइनेंस भी नहीं आए, उनकी एब्सेंस में जल्दी कार्रवाई करके उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस देके उसको कार्रवाई उन्होंने कहा ये लें जाएं, लेकर जाएं नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन सब्सटेंस पे जाए ना, ऑपोजिशन वाकई टफ टाइम देना चाहती तो एक हफ्ता और डिले कर सकती थी। ठीक, मजीद IMF का प्रोग्राम मजीद डिले होता तो इन गवर्नमेंट को लग पता जाता। और एक हफ्ते का डिले, कमरान यू वेरी राइटली पॉइंटिंग आउट, वो एक हफ्ते का डिले जो है IMF के साथ भी बड़ी गड़बड़ क्रिएट कर देता है और ऑब्वियसली हुकूमत को टफ टाइम मिलता ही मिलता है। लेकिन एक खबर मेरे पास भी है, ये जो अभी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर कराया जा सकेगा या नहीं कराया जा सकेगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन क्या कर लेगी, जितने मर्जी पर तोल ले, लेकिन मामला उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है उस तरफ जाने की, यानी जितने वो कवानीन ला रहे हैं पास हुए चले जा रहे हैं। ऑपोजिशन जिन कवानीन को रोक भी सकती है वो उनको भी नहीं रोकती, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, लेकिन ज़बानी कलामी ऑपोजिशन जरूर चल रही है। तो मेरी खबर जो मैं कह रही थी वो ये है कि जो इंतखाबात हैं वो 2022 में नहीं होने, बहुत सारे सियासतदान भी ये हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2022 में इंतखाबात हो जाने। 2022 इज नॉट द इलेक्शन ईयर, 2023 के अंदर मेरे जराए के मुताबिक इंतखाबात होंगे एंड दैट इज द इलेक्शन ईयर। अभी जरा मैं फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब मरियम नवाज साहिबा भी एक ट्वीट में उनका आपको पढ़े देती हूँ। वजीर आजम इमरान खान साहब की अपनी जमात वजीर आजम हुए इनके साथ जो सलूक कर रही है, झूठे साजिशी और जालिम शख्स का यही अंजाम होता है, यही अल्लाह का निज़ाम है जिस पर दुनिया चलती है। चंद दिन की वजारत उज़्मा की खातिर जराइम से अपने हाथ रंग लेना और निशाने इबरत बन जाना घाटे का सौदा है, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। यानी ये भी कह रही हैं कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। फारूक साहब, कौन कौन से इम्तिहान आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कौन कौन से आ रहे हैं ऑपोजिशन के लिए? पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहब जो तो खुद एक मुजरिमा है
पता नहीं वो अपना इमरान खान के कौन से जुर्म की वो बात कर रही है। भारत उन्होंने एक सियासी ट्वीट किया जो उनका अपना रवायती ट्वीट होता है। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये कि देखें, मैं देखा हूँ कि ये एक टेस्ट केस है जो कि आया भी, इतना अपोजिशन का प्रेशर भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो दे आर डेस्परेट कि अगर इनको इमरान खान को जमहूरी तरीके से इन हाउस चेंज कोई वहां से डिसलॉज कर लें तो वो कोशिश तो उनकी है। लेकिन आज की जो इनिशियल वोटिंग है 150 168, 150 फॉर द ऑपोजिशन, 168 फॉर द गवर्नमेंट, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि इनमें अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इनके नंबर्स पूरे हों कि ये किसी तरह इमरान खान को, पीटीआई की गवर्नमेंट को इन हाउस चेंज में डिसलॉज कर सकें। और आपको कहा एक मरतबा ये कामयाब हुए थे, और वो जब यूसुफ गिलानी साहब लॉस्ट वन अगेंस्ट सेनेटर हफीज शेख, तो एक दफा कई दफा में बदल सकता है फारूक साहब। जी हाँ, नहीं मैं कहने का देखें वो दो ही तरीके हैं। और उसके बाद आपको याद है एकदम इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। यहां मसला ये है कि या तो जहांगीर तरीन, जिनको मैं अभी भी समझता हूं एक डेंजर मैन है, उस फ्लर्टिंग विद द पीएमएलएन, अगर वो अपने असर सूख से कुछ इलेक्टेबल एमएनए जो हैं उनको अगर वो अब यूजिंग अ बैड वर्ड बाय आउट कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, और आजकल वो मिल भी रहे हैं कुछ पीटीआई के कुछ एमएनए से, वो खबरें भी आ रही हैं, तो फिर कोई इस किस्म का जब नंबर्स सही पूरे हो जाएं, इत्तेहादी जो है वो तो गिवन नहीं कर रहे हैं, वो तो उनको पता है देयर विद द गवर्नमेंट, तो फिर शायद ये सोचे मार्च तक कि जी हम कोई नो कॉन्फिडेंस मूव करें, पहले स्पीकर के अगेंस्ट, फिर वो टेस्ट करें एंड देन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है, वो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि दो, एक तो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च और दूसरा फरवरी में, और दूसरा पीडीएम की जो प्रोटेस्ट मार्च है 23 मार्च वाली। तो देखें इन दोनों केसेस में 27 फरवरी, सॉरी फॉर द पीपल्स पार्टी, इन दोनों केसेस में एक प्रेशर आएगा पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर। अब उस वक्त तक क्या जहांगीर तरीन, अहमद जवाद, ये लोग जो हैं, जो ओरिजिनल नजरियाती लोग हैं पीटीआई के, जो बड़े खाइफ हैं कि जनाब ये दाएं बाएं अनइलेक्टेबल। फारूक साहब, वो अहमद जवाद साहब का जो अलग होना था वो मेरे लिए बड़ा इसलिए सरप्राइजिंग था बिकॉज वो इवन निजी महफिलों में भी बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुराई नहीं किया करते थे, बड़े शाइस्ता शख्सियत के हामिल हैं। कामरान यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ जरा वो सवाल लेकर आना चाह रही हूं जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पूछ रहे हैं और पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में पूछ रहे हैं, निजी महफिलों में बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, और वो ये कि हल्के की सियासत में बहुत बड़ा धचका लग रहा है महंगाई की वजह से। और अब ये ऑपोजिशन ने ये परसेप्शन भी बिल्ड कर लिया हुआ है कि ये जो मिनी बजट है या ये जो फाइनेंस बिल है ये एक बहुत तूफान लेकर आएगा महंगाई का। तो अब इस परसेप्शन को खत्म करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल होगा? मेरे ख्याल में ये जो आपने नुक्ता उठाया ना, तो इसको सामने रखते हुए जो अभी आप बात कर रही थी कि क्या ऑपोजिशन गवर्नमेंट को डिसलॉज करेगी, तो मैं अगर ऑपोजिशन हूं तो मैं पागल हूं कि एक ऐसे मौके पर कि जब आप मुल्क इतने मसाइल में घिरा है, मईशत आपकी बिल्कुल आप कह रहे हैं महंगाई है और सब कुछ है, आप 3-3.5 साल का बैगेज अपने ऊपर ले लें, तो ऑपोजिशन को मेरे ख्याल में सूट यही करता है कि इसी तरह वो टारगेट करते रहें, इसको ड्रैग करते रहें टिल द टाइम जब अगले इलेक्शन की बारी आए तो पीटीआई की वो हालत हो कि उनको अगर जो वो टिकट किसी को दें तो वो टिकट लेने के लिए तैयार ना हो। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल यही वजह है कि ऑपोजिशन के अंदर आपको वो घाक किस्म के सियासतदान है ना, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनको पता है ये बात कि इस वक्त मुल्क किस दोराहे से गुजर रहा है, तो वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। हाँ, ये जो कमजोरी है इस गवर्नमेंट की, जो मुआशी मैनेजमेंट इनसे नहीं हो रही, इसको गाहे बगाए वो कैश करवाते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऑपोजिशन, बेशक वो कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, लेकिन अंदर अंदर से ये दुआ कर रहे होंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होना चाहिए। अगर कामयाब हो गया और फर्ज करें कि उनकी गवर्नमेंट बन गई तो सब कुछ उनके सर पे आ जाएगा। यही जो मिनी बजट है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हैं, बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, फिर तो लेकिन सर पे 2023 के बाद भी तो अगर कोई और जमात आती है तो उनके सर पे तो आएगा ना, जो भी आएगा। नहीं, उनके सर पे होगा, लेकिन उस वक्त कम से कम ये होगा कि वो फिर एक आप कह सकते हैं कि एक तैयारी के साथ आ सकते हैं, उनके पास इतना टाइम होगा। क्योंकि ये अगर अभी आ भी जाते हैं तो 1.5 साल के बाद तो फिर भी इलेक्शन होना है, या तो अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाए,
उसके अंदर ऑपोजिशन की जमातें अगर जीत जाती हैं तो वो तो 5 साल का मैंडेट होगा। Right. लेकिन अगर अभी इन हाउस चेंज आता है और ऑपोजिशन बर्तरी प्रूव कर देती है तो साल 1.5 साल में कौन सी रिफॉर्म्स आएंगी? वो तो फिर होता ही है कि हमारे यहाँ लोगों की शॉर्ट मेमोरी है। तो 3-3.5 साल का जो पीटीआई का बैगेज है वो कौन ऑपोजिशन की जमातें लेंगी? तो इस चीज को सामने रखते हुए आपने जिक्र किया कि जो परसेप्शन बन रही है और खास करके जो हल्के की पॉलिटिक्स है पीटीआई के अंदर, ये जो आपको एक रिजेंटमेंट नजर आती है, क्योंकि अब तो लोग अगला इलेक्शन देख रहे हैं ना, ठीक। जो एक उम्मीदवार है नेशनल असेंबली का हो या प्रोविंशियल असेंबली का, वो तो इलेक्शन लड़ता है जीतने के लिए। बिल्कुल वो पीछे नहीं देख रहा, अब आगे की तरफ देख रहा है। हाँ, वो तो, और उसको जब लगेगा कि अगर मैं पीटीआई के टिकट से लड़ूंगा और हल्के के लोग मुझे जाकर वोट नहीं देंगे तो यकीनन वो तो अपनी टिकट कौन सा भारी है? ये तराजू लेके सारे के सारे मेंबर्स घूम रहे हैं। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब ये तराजू का कौन सा पलड़ा भारी होगा, ऑपोजिशन के टिकट या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कल रात को पंजाब हाउस में मुलाकात हुई। एक मुलाकात के अंदर उस्मान बुज़दार साहब भी उधर मौजूद थे। उस्मान बुज़दार साहब की इस मुलाकात के अंदर 3-4 लोग नहीं थे। उन 3-4 लोगों के नाम फहरिस्त के अंदर डालकर वज़ीर आज़म साहब को भेज दिए गए। और जो केपीके के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ने मुलाकात की थी, उसके अंदर हमें ये खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक साहब एब्सेंट फ्रॉम दैट थे। तो मामला कुछ ना कुछ तो बन रहा है। उबाल कब आता है और उबल कर जो मामला बाहर की तरफ देगची से निकलता है वो कब आता है, ये अब वक्त ही बताएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, जैसे भी सियासी मामला हो पाकिस्तान को इंपैक्ट इस तरीके से, बुरे तरीके से ना करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।